हेलो स्टूडेंट्स। हमने कल की वीडियो में साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या होते हैं, उनकी कितनी कैटेगरीज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें कैसे हेल्प करते हैं। हम पहले फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड पढ़ लिया था कि कर्ड और ब्रेड कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म की मदद से बनती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म कमर्शियल यानी कि लार्ज स्केल पे कैसे अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, यानी कि दवाइयों के क्षेत्र में हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as penicillin. ये कह रहा है कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो जो हमारे डॉक्टर हैं वो हमें कुछ दवाइयाँ या फिर कुछ कैप्सूल या फिर कुछ इंजेक्शंस देते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन का एक इंजेक्शन होता है, ऐसे ही हमें इंजेक्शंस दिए जाते हैं। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। इन सब दवाइयों का जो सोर्स है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ये जो दवाइयाँ होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म से बनती है, ये दवाइयाँ क्या करती है, जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं उनको ख़त्म कर देगी या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगी। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. इन दिनों बहुत सारी दवाइयाँ बैक्टीरिया और फंगी से बनती है। अब इसमें कुछ एग्जांपल आपको दिए होंगे स्टूडेंट्स एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल्स देखिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एर्थ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। ये जो आपको 4 मेडिसिन के नाम दिए हैं ये कॉमन दवाइयों के नाम हैं, कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जो कि फंगी और बैक्टीरिया से मिलके बनती है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्यूर अ वैरायटी ऑफ डिसीजेस। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कोई भी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने से बनती है और बहुत सारी बीमारियों को रोकने के लिए, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। एंटीबायोटिक्स को किसके अंदर मिक्स किया जाता है, लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री की फीड में, यानी कि जो हमने घरों में जानवर पाल रखे हैं उनके खाने में, या फिर पोल्ट्री जो हम फार्म चलाते हैं जैसे कि मुर्गियाँ पालन करते हैं उनके खाने में मिक्स करके भी ऐड किया जाता है। क्या चेक करने के लिए कि एनिमल्स के अंदर कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन है या नहीं है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीजेस। एंटीबायोटिक्स का यूज़ बहुत सारे प्लांट डिसीजेस को रोकने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास वैक्सीन की। वैक्सीन यानी कि टीकाकरण। वैक्सीन क्या होता है, हमें पता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको वैक्सीन्स लगती हैं समय समय पर, जैसे 1.5 महीने की, 6 महीने की, फिर 1 साल की, इस तरह से अलग अलग टाइम पे वैक्सीन्स लगती हैं। ये वैक्सीन्स होती क्या है, When a disease carrying microbes entered our body, the body produced antibodies to fight the invader. जब एक बीमारी फैलाने वाला माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो जो हमारी बॉडी है उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है ताकि वो आने वाली बीमारी से लड़ सके। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। अगर वो माइक्रोब दोबारा हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी याद रखती है कि कैसे उस माइक्रोब से लड़ना है। If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibiotics. अगर कोई कमज़ोर माइक्रोब हमारी हेल्दी बॉडी के अंदर आ जाता है तो हमारी बॉडी फाइट करके उसको ख़त्म कर देती है। क्या से फाइट करती है, अपने अंदर एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करके। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। हमारे शरीर में जो एक एंटीबॉडी बन जाती है वो हमेशा हमारे शरीर में रहती है और ये बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब से हमेशा हमको बचाकर रखती है। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। इसी तरह से जो टीकाकरण है, ये वैक्सीन है, ये मदद करती है।
Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे कि क्लोरा, टीबी, स्मॉलपॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सब हम वैक्सीनेशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. In our childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. जब हम छोटे थे तो हमें बहुत सारे इंजेक्शंस लगते थे बहुत सारे बीमारियों से बचाने के लिए. कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिसीजेस? क्या आप इन बीमारियों की एक लिस्ट बना सकते हैं? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स. आप अपने पेरेंट्स की मदद इसमें ले सकते हैं. इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिसीजेस. ये बहुत ज़रूरी है कि सब बच्चों को इन बीमारियों से बचाया जाए. नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स. जो ज़रूरी टीके हैं वो हमारे आस पड़ोस के अस्पताल में आसानी से मिल जाते हैं. You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding the protection of children against polio under the Pulse Polio program. आपने टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में ऐड देखी होगी कि जैसे पोलियो की डोज पिलाई जाती है पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंदर, तो कैसे वो हमें प्रोटेक्ट करता है पोलियो की बीमारी से. पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन. जो पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को पिलाई जाती है वो एक्चुअल में क्या है, एक तरह की वैक्सीन है जिससे कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती है और हम पोलियो वाले माइक्रोब से बच सकते हैं. A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. इसी तरह से पूरी दुनिया में स्मॉलपॉक्स को रोकने के लिए कैंपेन चला था जो कि पूरी दुनिया के लोगों ने चलाया था ताकि हम स्मॉलपॉक्स को बिल्कुल ही ख़त्म कर सकें. These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. आज के टाइम में जो ये वैक्सीन्स है ये लार्ज स्केल पे किससे बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि मनुष्यों को और जानवरों को बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सके. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक एडवांटेज हो गया, इसकी एक यूज़फुलनेस होगी कि इससे हम दवाइयाँ बना सकते हैं. नेक्स्ट यूज़फुलनेस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. मैंने आपको कल भी बताया था कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में उसको डिज़ोल्व कर देते हैं जिससे कि मिट्टी की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. इन माइक्रोब्स को या फिर इन बैक्टीरिया को हम जनरली क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसको सॉइल के अंदर मिक्स करके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं. जैसे कि आपको डायग्राम 2.7 में गिवन है. नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, मतलब ये जो बैक्टीरिया आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है. ब्लू ग्रीन एल्गी भी हम इसको बोल सकते हैं. तो ये हो गया हमारे पास एक यूज़ किसका, माइक्रोब्स का. नेक्स्ट ट्यूब है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट को कैसे साफ करने में मदद करता है. बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर. बूजो एंड पहेली ने जो स्कूल के माली होते हैं उनको मैन्योर यानी कि खाद बनाते हुए देखा. Along with their friends, they collected waste of plant, vegetable and fruits from nearby houses and gardens. तो जो बूजो और पहेली थी उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलके बच्चों क्या किया, उन्होंने प्लांट्स का यानी कि पौधों का वेस्ट, वेजिटेबल्स का वेस्ट और फ्रूट्स का वेस्ट आसपास के घरों से और गार्डन से इकट्ठा करना शुरू कर दिया. They put them in a pit meant for waste disposal. उन्होंने इन सारे वेस्ट को एक पिट यानी कि एक खड्डे में डाल दिया जो कि वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए बना था. आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गोट कन्वर्टेड टू मैन्योर. कुछ समय के बाद ये जो जितना भी वेस्ट था ये डिकम्पोज हो गया और किस में बदल गया, मैन्योर में यानी कि खाद में बदल गया. बूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड. अब बूजो और पहेली के माइंड में आपकी तरह ही क्वेश्चन था स्टूडेंट्स कि ऐसा कैसे हो गया कि जितना भी ये वेजिटेबल का वेस्ट था, प्लांट्स का, फ्रूट्स का, ये मैन्योर में कैसे कन्वर्ट हो गया. उसके लिए एक्टिविटी 2.5 देखिए.
टेक 2 पोट्स एंड फिल ईच पोट हाफ विथ सोइल। 2 बर्तन ले लीजिए, पोट्स ले लीजिए मिट्टी के, और उनको आधे आधे मिट्टी से भर लीजिए। उनके ऊपर ए और बी मार्क कर लो। Put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B। पोट ए के अंदर आपको प्लांट वेस्ट डालना है, यानी कि सब्जियों के, फलों के, पौधों के जितने भी छिलके हैं वो सब डाल देने हैं। और प्लांट बी के, पोट बी के अंदर हमने क्या डालना है, पोलोथीन बैग, ग्लास से बनी चीज़ें, प्लास्टिक से बनी चीज़ें वो डाल देनी है। दोनों पोट को साइड में रख दो, 3-4 वीक तक उनको ऑब्जर्व करो। दोनों पोर्ट के अंदर आपको 3-4 वीक के बाद क्या डिफरेंस दिखाई देगा, या कुछ डिफरेंस है। आप देखोगे कि जो पोर्ट ए में वेस्ट था वो डिकम्पोज हो चुका है, और जबकि पोर्ट बी में जो वो था वेस्ट था वो बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं हुआ। द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जो प्लांट का वेस्ट था पोर्ट ए में वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैन्योर में। किसके एक्शन से, माइक्रोब के एक्शन से। The nutrient released in the process can be used by the plants again। देखो हमने प्लांट वेस्ट से ही बनाया है, और इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स थे प्लांट के अंदर वो डिकम्पोज होके वापस किस में आ गए, मैन्योर में। और अब ये न्यूट्रिएंट्स दोबारा कौन यूज़ कर सकता है, प्लांट यूज़ कर सकते हैं। Did you notice that in pot B the polythene bag, empty glass bottles and broken toy parts did not undergo any such change। जो पोर्ट बी है जिसमें हमने प्लास्टिक और ग्लास की चीज़ें डाली थी उसके अंदर ऐसा कोई भी चेंज नहीं दिखाई देगा। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम एंड कन्वर्ट दैम इनटू मैन्योर। माइक्रोब उनके ऊपर काम नहीं करेंगे और उनको मैन्योर में नहीं बदलेंगे। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground। अपने आसपास ज़मीन के ऊपर यानी ग्राउंड के ऊपर जो पौधे मर जाते हैं, यानी कि अपने आप पेड़ों से टूट के गिर जाते हैं, पत्ते हैं या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी हैं, वो देखे होंगे। कुछ समय के बाद वो अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज करके उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये लाइन अंडरलाइन करनी है आपको। This is because the microorganism decompose dead organic waste of plant and animals, converting them into simple substance, और उनको simple substance में convert कर देते हैं। These substance are again used by other plants and animals। ये substance दोबारा कौन use करते हैं, दूसरे plants और animals use करते हैं। Thus microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो हमारा कूड़ा कचरा था उनको डिकम्पोज करते हैं जिससे कि एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है, और दूसरा मदद क्या करते हैं, उसे खाद बना देते हैं जिससे कि प्लांट का न्यूट्रिशन उसको वापस मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए अभी तक तो हमने पढ़ा था यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या फ़ायदे हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था जो कि हमारी मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नुकसानदायक है कई तरीक़ों से। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियाँ फैलाते हैं मनुष्यों में, जानवरों में और पौधों में। सच डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। उन डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को, हमारे कपड़े को और लेदर यानी कि चमड़ों की चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। अब हम नीचे के टॉपिक्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। सबसे पहले कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो बीमारियां कैसे फैलाते हैं, वो कैसे हमें नुकसान पहुंचाते हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। जो ये बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको कि हमने पैथोजेंस बोला है, ये हमारी बॉडी में कहाँ से एंटर करते हैं,
हवा से, जिससे कि हम सांस ले रहे हैं, पानी जो हम पी रहे हैं और खाना जो हम खा रहे हैं, इनके थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में भी ट्रांसमिट होते हैं या फिर पशु द्वारा भी एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं। जैसे कि मक्खियाँ हैं, वो किसी गंदी जगह पे बैठ गई तो उसने माइक्रोब कैरी कर लिए और फिर वो हमारे खाने के ऊपर बैठ गई, वो खाना हम खा लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, एनिमल के थ्रू वो जो माइक्रोब था वो ट्रांसमिट हो गया। Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food और physical contact are called communicable disease। इसमें क्या कह रहा है कि वो बीमारियाँ जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन, एक बीमार पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में आ जाती है, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू, उन बीमारियों को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़। इन डिसीज़ के कुछ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स आपके पास, क्लोरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि कम्युनिकेबल डिसीज़ है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है एयर, वाटर और फूड के जरिए। When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of virus are spread in the air। जब एक पर्सन जिसको कि कॉमन कोल्ड यानी कि जुकाम हो रखा है, जब वो छींकता है तो छींकने के साथ साथ बहुत सारी बूंदें मॉइस्चर की, जिसमें कि बहुत सारे वायरस है, वो हवा में फैल जाते हैं। ये जो वायरस है वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर सकते हैं जब वो सांस ले रहा है और उसको भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes। ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट और एनिमल्स हैं जो कि कैरियर का काम करते हैं, यानी कि जो बीमारी को कैरी करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट और एनिमल है। ऐसा ये कैरियर है हमारे पास हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी, जो हमारे घरों में पाई जाती है। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। ये जो फ्लाइज है, जो मक्खी है, वो कूड़े कचरे पे और एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठ जाती है। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज़। जो ये पैथोजन्स है, बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इनकी बॉडी से चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजन्स। जब ये फ्लाई बिना ढके हुए खाने के ऊपर बैठेगी तो ये उन पैथोजन को जो इसने कैरी किए थे उस खाने के ऊपर छोड़ देगी। जो भी ये खाना खाएगा जो कि पैथोजन से मिला हुआ है, होएवर इट्स द कॉन्टामिनेटेड फूड इज़ लाइकली टू गेट सिक। जो भी ये खाना खाएगा पैथोजन्स वाला, वो पक्का बीमार हो जाएगा। इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि हमेशा हमें खाने को कवर करके रखना चाहिए, बिना ढके हुए खाने को हमें नहीं खाना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है इस तरह के कैरियर का, वो है हमारे पास फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो। ये मॉस्किटो मच्छर का नाम है जो क्या करता है, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया फैलाने वाले पैरासाइट को कैरी करता है। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। अब देखो, दो हमने पढ़ ली, एक हमने पढ़ लिया कॉमन फ्लाई, दूसरा हमने पढ़ लिया फीमेल एनाफोलस मॉस्किटो जो कि मलेरिया फैलाता है। तीसरा हमारे पास कैरियर है फीमेल एडिस मॉस्किटो जो कि क्या, डेंगू वायरस को फैलाता है। हम ये मलेरिया या डेंगू होने से कैसे रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जितने भी मॉस्किटोस हैं, जितने भी मच्छर हैं, वो सारे पानी में ब्रीड करते हैं, पानी में ही पनपते हैं। हैंस one should not let water collect anywhere in coolers, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। इसीलिए किसी को भी अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए। जैसे कि हम कूलर्स में पानी छोड़ देते हैं, या फिर टायर्स है पुराने, या फ्लावर पॉट है, ऐसी कहीं किसी भी जगह पे हमें पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। हम अपने आसपास के वातावरण को साफ रख के इन मॉस्किटो को पनपने से रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। एक लिस्ट बनाओ जिसमें कि ये सोर्सेज हो कि हम मलेरिया को फैलने से कैसे रोक सकते हैं। सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेज
कोस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको टेबल 2.1 दिया हुआ है, इसमें कुछ बीमारियां दे रखी हैं जो कि किससे होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन दे रखे हैं और प्रिवेंटिंग मेजर दे रखे हैं। एक दो बीमारियों के बारे में आपको बताती हूँ, चलिए। जैसे कि फर्स्ट डिसीज़ इन्होंने दे रखा है ट्यूबरक्लोज, ह्यूमन डिसीज़ है। किससे होता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से। कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, एयर से ट्रांसमिट हो रहा है। इसके लिए हम प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। मतलब ये जो चारों बीमारी है इनके लिए सेम प्रिवेंशन है, जनरल है। ट्यूबर मेलिसिस, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सारे एयर वाटर से हो सकते हैं, इनके लिए प्रिवेंशन जनरल है। जो मरीज है उसको कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोस ऑफ अदर। जो भी बीमार व्यक्ति की चीज़ें हैं, जो भी उसकी वस्तुएं हैं, उसको दूसरे लोगों से अलग करना चाहिए। सही एज पे हमें टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। इसी तरह से क्लोरिया टाइफाइड जो कि बैक्टीरिया से होता है और वाटर से या फूड से फैलता है, इसके लिए क्या प्रिवेंशन है, हमें पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए। पर्सनल हाइजीन का मतलब खुद की साफ़ सफाई, उस चीज़ को हमें मेंटेन रखना चाहिए। सैनिटरी हैबिट्स गुड होनी चाहिए। हमें अच्छे से पका हुआ खाना खाना चाहिए और ड्रिंकिंग वाटर बॉयल्ड पीना चाहिए, यानी कि उबला हुआ पानी पीना चाहिए। और वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी चाहिए। नेक्स्ट बीमारी है हमारे पास हेपेटाइटिस ए, जो कि वायरस से फैलती है, पानी के द्वारा फैलती है। और इसकी प्रिकॉशन हमारे पास क्या है, मतलब अगर किसी को हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए, ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि उबला हुआ पानी पीना है और वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी है। अगर किसी को मलेरिया हो जाए तो ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलता है, प्रोटोजोआ से। ट्रांसमिशन मोड क्या है इसका, मॉस्किटो, यानी कि मच्छर से फैलता है। इसको प्रिवेंटिव मेजर क्या है, हम कैसे रोक सकते हैं, यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट्स। हमें जो मच्छरदानी होती है या फिर ये जो ऑल आउट वगैरह है इनका यूज़ करना चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। हमें दवाइयों का छिड़काव करते रहना चाहिए ताकि मच्छर मर जाए, और हमें कहीं पे भी पानी इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए। कुछ ये बता रहा है कि टेबल 2.1 में हमें कुछ डिसीज़ गिवन है, उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन और जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। हमने पढ़े हैं इसमें हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कुछ यूज़फुल इफ़ेक्ट जो कि कल रह गए थे। आपको यहाँ तक रीड करना है और इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। थैंक यू।